Hello students, in this video we are learning to create a program of Fibonacci series. So first of all, what is Fibonacci series? A Fibonacci series is a sequence where the next term is the sum of the previous two terms. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म होती है, the next term is sum of previous two terms. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी ये 1 है ना, तो ये 1 कैसे आएगा? इससे पहले जो प्रीवियस जो भी होंगी वैल्यूज़ उनको हम अगर इस 1 की बात करते हैं, अगर ये एफ एन है आपका, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ए एफ एन माइनस 1 और ये क्या है? एन माइनस 2. तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा? ये नंबर होगा. ओके, ये होता है आपका फिबोनाची सीरीज. जैसे आप देखिए, अब जैसे ये 2 कैसा आया? 1 + 1 हमने करा, इसकी प्रीवियस दो वैल्यूज़ को अगर आप सम करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके क्या होता है? नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाता है? आपका फिबोनाची सीरीज. ओके, 0 1 1 2 देन 3 देन 5. 5 कैसा आया? 2 + 3 किया हमने तो क्या आया? 5. देन 5 + 3 इज 8. 8 + 5 = 13. ओके, इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहती है. तो अब चलिए हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. तो इसके लिए हम स्विच करते हैं सीधा कोड ब्लॉक के अंदर. ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है फिबोनाची सीरीज़ का. ओके, आप इसको टर्बो सी के अंदर भी बना सकते हैं. मैंने फिबोनाची सीरीज मैंने कोड ब्लॉक्स के अंदर यूज़ करा. ओके, सबसे पहले मैंने हम यहाँ क्या करा? ये दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर दी, HDI.h एंड conio.h. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? We have to create a main function. So here we create a function name with main. In that main function I have created a lot of variables. You can see here. These are first of all I, then n, then t1, t2 and the next term. Okay, so these are the similar next term. T1 and t2 are the variables which are similar to the fn, fn-1 and fn-2. Okay, these are the variables we are created for that. Here n is the variable which we want to ask the user to enter the values. Okay, हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितने नंबर की टर्म्स देखनी है. अगर वो 10 डालेगा तो 10 तक की हमें जो भी सम होगा फिबोनाची सीरीज़ का वो प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है ना. और ये हमारा आई क्या है? फॉर लूप हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करवाने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? लूप का यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हमने फॉर लूप के लिए एक आई वेरिएबल भी बना लिया. ओके, और हम समझ में आ गया हमने इतने वेरिएबल्स क्यों बनाए. नेक्स्ट चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे हमने क्या करा है? देखिए, T1 की जो वैल्यू है उसको 0 से इनिशियलाइज़ करवाया और T2 की वैल्यू जो है हमने उसको 1 से इनिशियलाइज़ करवाया. अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं करवाते हैं तो ये आपको एक गार्बेज वैल्यू देगा. इसलिए हमेशा ऐसे वेरिएबल्स जो आपके हमेशा हम हर बार यूज आएंगे. अब देखिए, जैसे T1 है, T2 है, ये क्या होंगे? आपके बार बार यूज़ आएंगे इस फॉर लूप के अंदर. जैसे जैसे आई की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे क्या होगा? T1 और T2 की वैल्यूज़ भी वेरीज करेंगी. तो इसलिए जब भी ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है तो उस वक्त हम उनको क्या करते हैं? पहले से इनिशियलाइज़ कर देते हैं. इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, T2 को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया. ओके, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं. तो हमें पता है जब भी हम यूज़र से इनपुट मांगते हैं तो कौन से फंक्शन को यूज़ करते हैं? वन स्कैनएफ को यूज़ करते हैं. ठीक है ना. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, अब हमने सबसे पहले प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा? एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. तो जैसे हमने ये लिखा तो आपके पास कंसोल स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. अब मतलब क्या है? हम यूज़र से कह रहे हैं आप कोई भी जितने भी आपको टर्म्स इंसर्ट करने आप कर दीजिए. ओके, उसके बाद हमने स्कैन एफ के अंदर क्या लिखा? %d. What it means? Here we have to insert the integer value, so I have to write %d here and then % of n. Okay, अब यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैंने क्या लिख दिया? फिबोनाची सीरीज. तो ये भी एज इट इज प्रिंट होके आएगा. चलिए, अब सीधी बात करते हैं फॉर लूप के अंदर क्या होगा. सो इसके अंदर सबसे पहले हमने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करवा दिया. देन आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n कंडीशन चेक करवाएंगे. सबसे पहले हमें ये 2 स्टेप ही करने होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फॉर लूप कैसे वर्क करता है? सबसे फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है? इनिशियलाइज. देन सेकेंड वन इज कंडीशन चेक. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट एंटर्स इन दैट फॉर लूप. इट प्रोसेसिंग ऑल द स्टेटमेंट्स
in this for loop and then it increment or decrement the variable. Okay, so first of all I की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी. अब यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n. इट मीन्स अगर सपोज करिए कि n के अंदर यूज़र कहता है कि मेरे को 8 तक की वैल्यूज़ चेक करवानी है. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 8 मान लेता हूँ तो अपन हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं. तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या चेक कराएंगे कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8. ओके, यही करवाएंगे ना. तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है. 8 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से. ओके, तो इसके अंदर एंटर करेगा. अब यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या लिखा है, परसेंटेज डी एंड T1. इट मीन्स अब T1 की वैल्यू हमने पहले से क्या इनिशियलाइज कर दी थी, T1 की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी थी 0 से. तो एक सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 0 प्रिंट होके आ जाएगा. ओके, देन हमने नेक्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, T1 प्लस T2 की वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं. ठीक है ना. तो नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0. तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्लस T2 की वैल्यू में कितनी इनिशियलाइज कराई थी, 1. ओके, तो 0 प्लस 1. तो अब नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनको वापस हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं. अब देखिए मैंने बैक स्लैश लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कमेंट करना. अगर आप कोई भी वेरिएबल के आगे बैक स्लैश, 2 बैक स्लैश लगा देंगे, इट का मीन्स कमेंट हो गया. मतलब आपको ये दिखेगा कि हमने यहाँ पे किस लिए यूज़ करा है, बट ये आपके प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगा. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. अब T1 इक्वल्स टू T2. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ T2 इन T1. सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ T2 इज 1. So we have to insert that one in a T2. So here it means T1 is equals to 1 now. Okay, and T2 equals to next of term. इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर हमको इनिशियलाइज कर देनी है, T2 के अंदर. तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी. तो T2 जो है आपका, T2 इज इक्वल्स टू अब क्या हो गया, 1 हो गया है. ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए अब इनको वापस हम कमेंट कर देते हैं. इसके बाद अब T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, T1 की वैल्यू हो गई है 1, T2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है. ओके, तो समझना अब हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, T2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है. ठीक है ना. चलिए अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लूप हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो रहा है. तो अब क्या करेंगे हम, प्लस प्लस आई मतलब पोस्ट पे इंक्रीमेंट. तो अब i की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, i से 1 की जगह कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. चलिए अब हम वापस चेक करते हैं. तो n तो हमारे पास अभी भी 80 है. अब i की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे. ठीक है ना. तो जैसे हमने 2 करा तो कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू ही है, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 2. इट एंटर्स इन दैट लूप हियर T1. नाउ T1 वैल्यू इज 1. अभी हमने देखा था T1 के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, अब 1 आ गई है. तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा. देन नेक्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, T1 प्लस T2 है. तो T1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 थी. T2 की वैल्यू भी, अब नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2. सो अब नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है ना. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए इनको वापस हम कमेंट कर देते हैं. चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, T1 इक्वल टू T2. तो T2 की वैल्यू हमारे पास अभी क्या थी, 1 ही थी. तो अभी T1 की वैल्यू वापस 1 ही रहेगी. बट यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ चुकी है, 2 आ गई है. तो T2 के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा. ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर लूप चलता रहेगा. इनको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ. और अब हम इसका सीधा आउटपुट देखते हैं कि क्या आएगा. ओके, यहाँ पे भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ वापस. चलिए तो अब हम इसको बिल्ड करके देखते हैं हमारे क्या आउटपुट आता है. तो फॉर दैट बिल्ड एंड रन. तो ये हमारी कंसोल स्क्रीन आ चुकी है. देखिए हमने क्या लिखा था, लिखा ना एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. तो हमारे पास एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे यूज़र से इनपुट वो पूछ रहा है कि आप एंटर करिए आपको कितने टर्म्स चाहिए. तो सपोज हमने क्या लिखा था, 8. तो हम 8 तक वैल्यूज़ देखना चाहते हैं क्या आएगा. ओके, अब हम सीधा एंटर करते हैं. तो अब देखिए इसके बाद 8 जो स्कैन एफ था उसने वर्क कर दिया 8 लिखने के लिए.
उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर फिबोनाची सीरीज लिखा हुआ है, तो फिबोनाची सीरीज एज इट इज़ लिखा हुआ आया। देन क्या हुआ है 0 1 1 2 3 5 8 13। ओके, इस तरह से आपका ये कोड काम करता है फिबोनाची सीरीज़ का। बहुत ईजी है, कोई डाउट इसमें, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ओके, इसके अंदर आप एक और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पे ये प्रिंट एफ नहीं यूज़ करना है, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आप सीधा इस नेक्स्ट टर्म की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, T1 की जगह -1 इनिशियलाइज कर दीजिए। ओके, और अब यहाँ पे आप प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करवाइए वैल्यू ऑफ नेक्स्ट टर्म। ओके, सो प्रिंट एफ, ये चीज़ कभी नहीं बोलना, इससे एरर आ सकती है। ओके, और कॉमा करके अब हम क्या लिख देते हैं इसमें, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू प्रिंट करवानी है जैसे मेरे को, तो मैंने लिख दिया नेक्स्ट टर्म सेमीकोलन। अब चलिए देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या इसमें। वापस हम क्या करेंगे, बिल्ड करते हैं इसको। हमसे वापस पूछा गया एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, हम इस बार डाल देते हैं जैसे 11 डाल देते हैं। ओके, तो अब देखिए आपके पास 11 तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 21 एंड 13 34 34 एंड 21 55। ओके, इस तरह से आपका फिबोनाची सीरीज़ का एक प्रोग्राम बन जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रिंट एफ के अंदर पहले हमने खुद से ही लिख दिया था कि प्रिंट एफ के अंदर T1 की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, बट ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें। आप क्या कर सकते हैं, T1 की वैल्यू जैसे ही -1 करेंगे तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा, आप वापस देखिए। जैसे मैंने T1 की वैल्यू क्या करी, -1 करी ना, और हमको 0 प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो ये -1 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म को हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो सबसे फर्स्ट टाइम में इस तरह से नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 आई है। ओके, समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, बट आप ट्राई करना ही हो जाएगा, ये सिंपल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।